हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक केस पढ़ लेते हैं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखो इस केस में क्या हुआ। द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट देयर वाज नो स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट फॉर द एक्सपीडिएट डिस्पोजल ऑफ द इन्वायरमेंट केसेस। द सुप्रीम कोर्ट देयरफॉर हाईलाइट द नीड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट which eventually led the parliament to enact a comprehensive law for the National Environment Tribunal which come to known as a नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो देखो इस केस में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जो है ये उसके ध्यान में ये आया कि अपने इंडिया में कोई स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट नहीं है जो कि जल्दी से जल्दी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर को जो है हैंडल करे। और उसने जो है हाईलाइट किया कि हमको आवश्यक है कि हम एक जो है इन्वायरमेंट कोर्ट को इस्टेब्लिश करें ताकि जो अदर्स कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बर्डन कम हो जाए और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर हो वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए। और इसी के चलते जो है जो हमारी पार्लियामेंट है उसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट को पास किया। अब हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो पहले इंट्रोडक्शन क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज ए जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया डैट हैंडल द मैटर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल केसेस। देखो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये एक जो है जुडिशियल बॉडी है और ये इस्टेब्लिश की गई है फॉर द मैटर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट केस, यानी ये वो मैटर हैंडल करती है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इट डील विद द केस रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड लैंड। तो देखो अब इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करने के पीछे का उद्देश्य क्या था। देखो स्पीडी एंड इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द केस रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। देखो जो और कोर्ट्स हैं वो उनमें इतना सारे केस जो है दर्ज किए रहते हैं कि जैसे उनको जल्दी से जल्दी जो केस है वो उसका निपटारा नहीं हो पाता, इसलिए जो है इन्वायरमेंट कोर्ट की जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है जिससे जो है इस जल्दी से जल्दी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो केस हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और प्रोटेक्शन जैसे मतलब जो फॉरेस्ट है और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाए, उनका कंजर्वेशन किया जाए। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन द हायर कोर्ट इन इन्वायरमेंट मैटर। देखो जब एक खुद ही जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर दिया गया है जो कि केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर को डील करेगा तो जो है इससे जो है जो हायर कोर्ट है उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। इन्फोर्सिंग लीगल राइट रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट सच ए राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, और जो इन्फोर्स करेगा राइट जो रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट से है, जैसे कि हमारे यहाँ जो है सभी सिटीजन के पास राइट है कि वो क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट में जिए। प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ द पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डैमेज। देखो रिलीफ को जो रिलीफ देना और जो कि विक्टिम है उनसे कंपनसेशन दिलाया जाता है जो कि इन्वायरमेंट को जो है पॉल्यूट करते हैं। इंश्योरिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसिंग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, और देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और बैलेंस करना और इकोनॉमिक ग्रोथ करना, मतलब जैसे अगर कोई ग्रोथ कर रहा है और उसको इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ताकि इन्वायरमेंट का जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ना हो। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, अब ये ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश कौन किया है। सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 ये बताता है कि जो है ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी स्थापना कैसे हुई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश अ ट्रिब्यूनल नोन एज ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन एंड पावर एंड अथॉरिटी इम्पोज इट बाय अंडर दिस एक्ट। देखो अब इसमें सेक्शन 3 इसका बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन से एक इस्टेब्लिश कर सकती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो वो पावर और जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करेगी जो कि इसे इस एक्ट के द्वारा दिया गया है। अब देख लेते हैं सेक्शन 4 इसका बताता है कंपोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, मतलब जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये बना कैसे है। देखो इसमें एक चेयरमैन होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक एक्सपर्ट मेंबर होता है। तो देखो चेयरमैन
वन फुल टाइम एक चेयरमैन होता है, और जुडिशियल मेंबर एट लीस्ट 10 मेंबर, नॉट मोर देन 20 मेंबर फुल टाइम चेयरमैन। ये सब फुल टाइम चेयरमैन होते हैं। देखो जुडिशियल मेंबर जो है कम मतलब कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20, इससे ज़्यादा नहीं अपॉइंट किए जा सकते हैं। और एक्सपर्ट मेंबर जो है वो भी कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20, यानी 20 से ज़्यादा जो है एक्सपर्ट मेंबर भी नहीं अपॉइंट किए जाते हैं। चेयरमैन में एट एनी टाइम इनवाइट एनीवन हु हैज़ specialized knowledge and experience regarding the environment issue for the purpose of the assistant। देखो जो चेयरमैन है वो किसी भी पर्सन को जो है इनवाइट कर सकता है जिसके पास नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू पर, फॉर द पर्पज ऑफ द असिस्ट, जिससे वो उसकी सहायता कर सके। Chairman of the tribunal consultation to the central government can make a rule regarding to the procedure and practice followed by the tribunal। देखो जो चेयरमैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके रूल बना सकती है जो कि इस ट्रिब्यूनल द्वारा फॉलो किया जा सकता है। देखो अब सेक्शन 3 में क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट, यानी चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये सेक्शन 6 बताता है। देखो द चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब देखो एक अलग से चेयरमैन के बारे में पढ़ लेते हैं। चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो अगर तुमको चेयरमैन को अपॉइंट करना है तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, बट वो कंसल्टेशन करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और अगर आपको जुडिशियल मेंबर अपॉइंट करना है तो वो तो अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी जिसे रिकमेंड करेगी उसको ही सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर अपॉइंट करेगा। अब इनका क्वालिफ़िकेशन पढ़ लेते हैं। मतलब अगर आपको चेयरमैन बनना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर। तो अगर आपको चेयरपर्सन अपॉइंट होना है, जुडिशियल मेंबर, तो आप अ पर्सन हु इज़ या हैज़ बीन सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जज। देखो अगर आपको चेयरमैन अपॉइंट होना है और जुडिशियल मेंबर, तो आपके लिए क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए, आप जो है पहली बात तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए थे या अभी हो प्रेजेंट में, और दूसरे आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्लस जज होने चाहिए। और फिर अगर आपको एक्सपर्ट मेंबर है तो उसको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए, एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिग्री, उसके पास जो है साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, प्लस 15 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, और आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, और इंक्लूडिंग 5 ईयर इन इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट, और आपको कम से कम 5 साल तक इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटिव मैटर से एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 15 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 5 इन्वायरमेंट, और आपके पास है तो 15 ईयर तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, उसमें भी 5 ईयर आपको इन्वायरमेंट से रिलेटिव। और रिस्ट्रिक्शन, इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन के ऊपर है, कैन नॉट होल्ड ऑफ एनी ऑफिस इन द वाइल इन द ट्रिब्यूनल। जब आप ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन हो या एक्सपर्ट मेंबर हो या फिर मेंबर हो तो आप किसी और जगह जो है नहीं, कोई और ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते। फॉर द ईयर 2 ईयर आफ्टर लिविंग कैन नॉट वर्क विथ पार्टी इन्वॉल्व इन द ट्रिब्यूनल केसेस एक्सेप्ट इन गवर्नमेंट रोल्स। और आप जो है अगर आप जो है लीव कर देते हो ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल छोड़ देते हो, उसके बाद भी आप जो पार्टी इन्वॉल्व है ट्रिब्यूनल उनके साथ जो है नहीं काम कर सकते। टर्म एंड ऑफिस, तो सेक्शन 7 में इनके टर्म और ऑफिस के बारे में बताया, मतलब इनका टेन्योर कितने साल के लिए होगा। चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर आर अपॉइंटमेंट फॉर द 5 ईयर। देखो ये जो चेयरपर्सन है, जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर है, ये सब 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। और द चेयरपर्सन एंड जुडिशियल पर्सन या मेंबर, आप जो भी बोल सकते हो, इफ़ ही इज़ सुप्रीम कोर्ट जज तो शैल नॉट होल्ड द ऑफिस आफ्टर 70 ईयर एज। देखो अगर आप
चेयरमैन हो और जुडिशियल पर्सन हो, और अगर आप ये हो और सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो आप जो है 70 साल तक की एज तक ही ऑफिस होल्ड कर सकते हो। अगर आप हाई कोर्ट के जज हो तो शैल नॉट होल्ड द ऑफिस आफ्टर 67 ईयर, एक्सेप्ट मेंबर होल्ड ऑफिस ओनली टिल 65 ईयर ऑफ द एज। यानी देखो इसमें सिंपल बता रहा है कि इन सब का टेन्योर, जो चेयर पर्सन है, जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर, इन सब का टेन्योर 5 ईयर तक होगा। देखो अभी हमने चेयर पर्सन के क्वालिफिकेशन पढ़ा था कि वो जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। देखो अगर वो जज है सुप्रीम कोर्ट का तो तभी तक होल्ड करेगा ऑफिस जब तक वो 70 साल तक। अगर 70 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑफिस नहीं होल्ड करेगा। और अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो वो केवल 67 साल मतलब एज तक जो है उस पद पे रहेगा। और अगर एक्सपर्ट मेंबर है तो केवल 65 ईयर तक रहेगा। यानी अगर कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि आप जैसे 5 ईयर आपका कंप्लीट नहीं हुआ रहता लेकिन आप तब भी 70 साल के अगर हो जाते हो तो आप इसके बाद ऑफिस अपना उनका वैकेंट हो जाएगा। रिजाइनेशन सेक्शन 8, the chairman, judicial member, expert member of the tribunal may resign their office by submitting a written notice to the central government। देखो ये जो चेयरमैन है और जुडिशियल मेंबर है और एक्सपर्ट मेंबर हैं, ये सब जो है अपने पद से मतलब इस्तीफा दे सकते हैं यानी रिज़ाइन दे सकते हैं। कैसे देंगे? वो जो है एक रिटन नोटिस सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेक्शन 9 पढ़ते हैं। सैलरी अलाउंस एंड अदर कंडीशन फॉर सर्विस। सैलरी एंड अलाउंस एंड अदर कंडीशन ऑफ NGT मेंबर यानी वही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मेंबर आर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट कैन नॉट बी रिड्यूस टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। जो सैलरी अलाउंस और ये सब जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाएगी। कैन नॉट बी रिड्यूस टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। और देखो जो कंडीशन जो है प्रिस्क्राइब की गई उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं करना चाहिए जो कि उनके लिए हानिकारक हो। अगर जब वो अपॉइंट किए गए हैं जो कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई वही होगी। देखो और कोई ऐसा चेंज नहीं किया जाएगा जो कि उनके लिए हानिकारक हो। सेक्शन 10, removal and suspension of the chairperson, judicial member and expert member. The central government with the chief justice consultation with the chief justice of India may remove the chairperson and judicial member on the ground insolvent, convict for the offence involve the moral turpitude, physical and mental incapacity. Member has acquire a financial and other interest that likely to prejudice their function, abuse of the position. और एक्सपर्ट मेंबर कैन बी रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द सिमिलर ग्राउंड। देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके चेयरपर्सन को और जुडिशियल मेंबर को इन ग्राउंड पे जैसे इंसॉल्वेंट ऑफेंस, अगर मतलब कन्विक्ट हो गया हो ऑन ऑफेंस इन्वॉल्विंग द मोरल टर्पिट्यूड, फिजिकल एंड मेंटल इनकैपेसिटी, पर्सन प्रिजुडाइज देयर फंक्शन और एब्यूज ऑफ द पोजीशन, ये सब ग्राउंड पे जो है उनको रिमूव कर सकता है। और जो एक्सपर्ट मेंबर हैं उनको भी इन्हीं सिमिलर ग्राउंड पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिमूव कर सकता है। अब प्रोसेस फॉर द रिमूवल, क्या क्या प्रोसेस अपनाने चाहिए रिमूवल के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव द मेंबर आफ्टर अ फॉर्मल इंक्वायरी। देखो इनको रिमूव करने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो ये इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। द मेंबर मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ द चार्ज अगेंस्ट दिम। और जो मेंबर है उसको बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट चार्ज क्या है। द मेंबर मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ जो है बी हियर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द चार्ज। और जो मेंबर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियर्ड की दी जाएगी यानी उसको सुना जाएगा। देखो हमने इसमें पढ़ा जो है कि रिमूवल कैसे हो। सेक्शन 10 में हमने रिमूवल, सस्पेंशन ऑफ द चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर पढ़ा। और हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 11। इन इवेंट ऑफ द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयर
पर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल, देखो बाय डेथ, बाय रिजाइनेशन एंड अदरवाइज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल अथॉराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एक्ट एज अ चेयरपर्सन अंटिल द न्यू चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट। देखो सेक्शन 11 कहता है कि अगर मान लो जो चेयरपर्सन है उनका ऑफिस जो है उनकी ऑफिस वैकेंट हो जाता है। देखो वैकेंट डेथ के कारण भी हो सकता है, और या तो अगर चेयरपर्सन रिजाइन कर दे तब, या फिर और कोई कारण हो सकता है, तब जो है क्या, जो जुडिशियल मेंबर है उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी कि आप जो है चेयरपर्सन बन जाइए और चेयरपर्सन का एक्ट करिए जब तक कि न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट न किए जाए। अब हम पढ़ते हैं जूरिडिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द ट्रिब्यूनल। देखो सेक्शन जो 14 है ये जूरिडिक्शन के बारे में बताता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जूरिडिक्शन के बारे में बताता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जूरिडिक्शन ओवर ऑल केसेस इन्वॉल्विंग द सब्सटेंटियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट और including the case that fall under the specific act like the Water Prevention and Control Act or Air Prevention and Pollution Control of Pollution Act, the Environmental Protection Act, the Forest Conservation Act, Biological Diversity Act। देखो इसमें बता रहा है सेक्शन 14 कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जूरिडिक्शन है सभी सिविल केसेस में जिसमें सब्सटेंटियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व रहे रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट से, और जो है केसेस जो फॉल करते हैं इस सब एक्ट्स में जो मेंशन है, जैसे वाटर प्रिवेंशन और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। सेक्शन 15 रिलीफ कंपनसेशन एंड रिस्टिट्यूशन। NGT कैन ऑर्डर रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ द पॉल्यूशन एंड अदर इन्वायरमेंट डैमेज। देखो इसमें NGT जो है वो विक्टिम को जो है ऑर्डर दे सकता है कि आप जो है एग्रीड पार्टी को रिलीफ और कंपनसेशन दो, और एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड डैमेज प्रॉपर्टी, और जो है रिस्टोर करो जो इन्वायरमेंट को आप पॉल्यूट किए हो। और जो अप्लीकेशन फॉर द रिलीफ एंड कंपनसेशन के लिए मस्ट बी मेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन एरोज, यानी जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है उसके विद इन 5 ईयर में आपको जो है अप्लीकेशन लगा देना चाहिए। और ये जो है अप्लीकेशन NGT में अलाउड टू अप टू एक्स्ट्रा 60 डे, और देखो NGT जो है और एक्स्ट्रा 60 दे सकती है इफ जो है सफिशिएंट कॉस्ट शोन बाय द एग्रीड। अगर एग्रीड पार्टी बता देता है कि कोई सफिशिएंट कॉस्ट दे देता है तो आफ्टर 30 डे के बाद भी जो है आप वो रिलीफ और कंपनसेशन के लिए अपील कर सकते हो। अपीलाट जूरिडिक्शन सेक्शन 16 NGT hear the appeal against the order passed by the Pollution Control Board, Environment Cleanliness Authority, Forest Authority etc. और appeal must be filed within 30 day और इन जो है एक्सटेंसिबल बाय द 60 डे, यानी अपील आपको तब विद इन 30 डे में जो है फाइल कर देनी चाहिए। बट जो है इसका 30 डे से भी ज़्यादा हो सकता है अगर जो है कोई सफिशिएंट कॉस्ट शो कर दिया जाएगी पार्टी द्वारा। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल। NGT is not bound by the CPC is follow the principle of the नेचुरल जस्टिस। देखो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये बाउंड नहीं, यानी इसको ये बाउंड नहीं है CPC के रूल यानी सिविल प्रोसीजर कोड के रूल को फॉलो करने का, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर। देखो ये अपना प्रोसीजर जो है रेगुलेट कर सकता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। अगर इस एक्ट के अलावा मतलब कुछ ना दिया गया हो तो ये अपना खुद का जो है प्रोसीजर रेगुलेट कर सकता है। इट हैज़ पावर ऑफ द सिविल कोर्ट, इसके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है, जैसे समन ऑफ द विटनेस, टेक द एविडेंस ऑन द ओथ, इशू द कमीशन और रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन। एनी ऑर्डर या अवार्ड पास बाय द NGT इज इम्फोर्सबल एज अ डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट। देखो कोई ऑर्डर अगर इसके द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा पास किया जाता है तो वैसे इन्फोर्स होता है जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री। अब सेक्शन 20 प्रिंसिपल टू बी फॉलोड।
कौन कौन से प्रिंसिपल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा फॉलो किए जाते हैं? प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। Section 22. Appeal to the Supreme Court. Any person who is aggrieved by the award, decision and order of the National Green Tribunal can file an appeal to the Supreme Court within 19 days from the date of the NGT order was communicated to the aggrieved party. Supreme Court can entertain appeal after the expiry of the 19 days period if satisfies sufficient cause. Appeal must be based one or more ground स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 100 ऑफ द CPC। देखो इसमें कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है उसके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर या डिसीजन से जो है एग्रीव्ड है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकता है 90 दिन के अंदर में, जिस दिन NGT का ऑर्डर उसे दिया गया। और जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर सकती अपील आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 19 डे, यानी 19 डेज़ के एक्सपायरेशन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट अपील को एक्सेप्ट कर सकती है अगर जो है अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि सफिशिएंट कॉज था। और अपील उसी ग्राउंड पे किया जाएगा जो कि मेंशन है सेक्शन 100 ऑफ द CPC। Execution of the award. Section 25. NGT order are like degree of the civil code can be imposed directly. Non-compliance can lead to the penalty and imprisonment. देखो अगर ये जो यहाँ इसकी जो है NGT के जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऐसे ही जो है एग्जीक्यूट किए जाएंगे जैसे डिग्री ऑफ द सिविल कोड की, और जो इस ऑर्डर का जो है नॉन कंप्लायंस करता है वो या तो उसको पेनाल्टी मिलेगी या तो इंक्रीजमेंट मिलेगा। सेक्शन 26। पेनाल्टी फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अगर कोई व्यक्ति जो ऑर्डर दिया गया है ट्रिब्यूनल द्वारा उसका कंप्लायंस नहीं करता है तो क्या होता है? देखो अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसको सबसे पहले उसको 3 साल की सज़ा मिलेगी, इम्प्रीजमेंट अप टू 3 ईयर और फाइन अप टू 10 करोड़ रुपीज़ और बोथ। देखो उसको सबसे पहले इम्प्रीजमेंट मिलेगा 3 ईयर का और दूसरा जो है उसको 10 करोड़ की फ़ाइन मिलेगी, या तो दोनों मिल सकता है, फ़ाइन भी और इम्प्रीजमेंट भी। अगर एडिशनल फ़ाइन फॉर द कंटिन्यू फेलियर, अगर मान लो वो लगातार जो है कंप्लायंस नहीं कर रहा है ऑर्डर का, तो उसको 25,000 रुपीज़ जो है एवरी डे पे करना पड़ेगा जब तक कि फेलियर कंटिन्यू रहेगा। पेनाल्टी फॉर द कंपनी, अगर देखो कंपनी है तो उसको 25 जो है करोड़ रुपीज़ फाइन लगेगा और एडिशनल फाइन इन कंटिन्यू फेलियर अप टू 1 लाख फॉर एवरी डे फेलियर कंटिन्यू आफ्टर द फर्स्ट कन्विक्शन। देखो अगर जो है कंपनी है तो उसको 25 करोड़ रुपए पेनाल्टी उसके ऊपर रहेगा। अगर वो कंटिन्यू फेलियर करती है तो पर डे के हिसाब से उसको पर डे 1 लाख रुपए उसको जो है फाइन देना पड़ेगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस under section 26(2) clause 2, any offence under the NGT Act considered non-cognizable, which means police cannot be arrest a person without a warrant। इसमें जो है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट में जितने ऑफेंस है उसको नॉन कॉग्निजेबल कंसीडर किया जाएगा, यानी इसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट को आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। अब चलिए हम जजमेंट पढ़ लेते हैं जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पास किया गया है। बैन ऑन डिजिटल व्हीकल इन दिल्ली NCR 2050 टू सर्व एयर pollution crisis in Delhi NCR, the tribunal banned the diesel vehicle older than 10 years from the operating in the region. This aimed to mitigate the adverse effect of the vehicle emission on the public health and environment। देखो इसमें जो क्या होता है, इसमें जो ट्रिब्यूनल होती है वो बैन कर देती है डीजल व्हीकल जो कि 10 साल से पुराने के हैं, और इस क्यों बंद कर देती, ताकि जो है जो इन्वायरमेंट जो हेल्थ इन्वायरमेंट है उसको सही किया जा सके और पब्लिक हेल्थ को ठीक किया जा सके। आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल NGT इम्पोज अ फाइन ऑफ 5 करोड़ ऑन द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल डैमेज कॉज टू यमुना फूड प्लांट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल।
इसमें एनजीटी जो है वो जो है एक वो रहती है, फाउंडेशन रहता है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, उस पर जो है 5 करोड़ का जो है फ़ाइन इम्पोज करती है और वो मानती है कि इन्होंने इकोलॉजिकल डैमेज जो है इन्हीं के कारण हुआ था। उत्तराखंड फ्लड केस 2013। इन दिस केस एनजीटी हील्ड in this case Alaknanda Hydro Power Co Ltd responsible for the contributing to the disaster. The tribunal direct the company to pay the compensation. The NGT अप्लाई द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, इसमें एनजीटी ने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को अप्लाई किया और डायरेक्ट किया जो कंपनी है वो पे करे कंपनसेशन। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।